जय हिंद प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है कि 3 अगस्त से पेपर स्टार्ट है। अगर हम आज से बात करें तो मात्र आपके पास 11 दिन बचे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। और आप सभी को पता है कि ग्रुप डी के पेपर में आपको पूरे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वो 100 प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे 3 अगस्त के वाले पेपर में, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जिसमें हम विज्ञान, जीके, गणित और रीजनिंग के हूबहू क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको 3 अगस्त वाले पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पैटर्न यही आएगा आपके पेपर में। आप ये पूरी क्लास अटेंड करें, सारे क्वेश्चन अटेंड करें, एक एक क्वेश्चन आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। मेरे भाई क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फलों और बीजों में निम्न में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? आप सभी को पता है कि साइंस का अच्छा खासा वेटेज है और साइंस के भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो पादप हार्मोन की जो उच्च सांद्रता होती है वो होती है एब्सिसिक अम्ल में एब्सिसिक एसिड, आपको टिक कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों गणित की मैं क्लास 3 अपलोड कर चुका हूँ 7 बजे, तो जिसको भी गणित में 25 में से 25 स्कोर करना है वो क्लास जरूर अटेंड करें। 1/2, 3/4, 27/16 और 81/64 का आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, आपसे क्या पूछा है, महत्तम समापवर्तक, तो हमको ऊपर वाली संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1/2, फिर मैंने लिखा 3/4, फिर मैंने लिखा 27/16 और फिर मैंने लिखा 81/16। लेकिन आपको एग्जाम में ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको एग्जाम में ये चीज लिखने की जरूरत है, वो मैं यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाली संख्याओं का आपको HCF लेना है और नीचे वाली संख्याओं को आपको LCM लेना है, ठीक है मेरे भाई। तो HCF वो बड़े से बड़ा नंबर, तो यहाँ पे 81 इसका HCF हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि इनका एलसीएम कितना होगा, तो इनका एलसीएम दोस्तों 64 होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी टिक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने टिक कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइए, एक मिनट थोड़ा इसको सही कर देते अपन। हाँ चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला बताइए, शानदार क्वेश्चन है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो यह डैश का उत्पादन करता है। देखो दोस्तों, आपका जो एनसीईआरटी वाला 9th और 10th का बेस है ना साइंस का, वही आपके एग्जाम में आएगा। तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से कवर करनी है और वो हम डेली बेसिस पर कवर करेंगे, डेली क्लास अटेंड करके। आपको ये डेली 8 बजे वाली क्लास अटेंड करनी है। अगर सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, तो आपको ये डेली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करेंगे, आंसर आएगा सोडियम, जिंक और हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। क्या पता जिस क्वेश्चन को मिस किया वही एग्जाम में आ जाए, तो ये गलती मत करना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। तो वो कह रहा है विक्रमादित्य की उपाधि बताओ। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर उसने आपसे विक्रमादित्य की उपाधि पूछी है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, यहीं पर आप मुझे बताइए महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। महाराजा धीराज, ये उपाधि किसने धारण की, ये आपको एग्जामिनर बहुत बार पूछता है दोस्तों, ठीक है। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? तो आप कहोगे गुरु ये जो टाइटल है ये किसको मिला है? चंद्रगुप्त प्रथम को। यहीं पर लिखोगे चंद्रगुप्त प्रथम, क्या लिखोगे? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है मेरे भाई। ये दोस्तों गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है दोस्तों, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको इसका आंसर टिक करना है, गुरु ये जो विक्रमादित्य है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को टाइटल मिला है। और चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं दोस्तों, मेहरौली का लौह स्तंभ बनवाया था, मेहरौली लौह स्तंभ, मेहरौली लौह स्तंभ, ठीक है मेरे भाई, मेहरौली, हाँ, लौह स्तंभ, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एक और क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर को, हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो याद रखोगे जो हूणों के आक्रमण हुए थे वो स्कंदगुप्त के समय हुए थे, हूणों के आक्रमण, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीजें आपको रट लेनी है, याद कर लेनी है। मैं आपको डेली इसी प्रकार से क्वेश्चंस का रिवीजन करवाते रहूंगा ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे फैक्ट का रिवीजन हो जाए मेरे भाई, ठीक है। अगर पेपर फंसाना है तो इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गुप्त प्रशासन में पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था, बताइए। देखो अगर गणित का पेपर पूरा फंसाना है तो आपके लिए मैंने स्पेशल जो सीरीज स्टार्ट करी है 7 बजे एक्सपेक्टेड पेपर वाली, तो आप 25 में से 25 स्कोर करोगे, ये मैं आपको विश्वास और गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों। 2025 में भी मैंने मैथ के मॉडल पेपर करवाए थे और हूबहू क्वेश्चन छपे थे, स्टूडेंट ने बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिली। तो आप ये मौका मत गंवाएं,
डेली 7 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करना है। इस क्लास के बाद आप देख लेना 7 बजे मैंने अपलोड कर दी है। तो पुलिस विभाग था दोस्तों दंडपाशी, जिसको आप ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर टिक कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब कि सीरीज घट रही है, बढ़ रही, मतलब घटती चली जा रही है, तो आप डिफरेंस ले लो नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख पा रहे हो -6 हो रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हो -2 हो रहा है, +2 हो रहा है, मतलब घट रही है बढ़ रही है, तो आप डिफरेंस लेना है दोस्तों। यहाँ पर भी देख पा रहे हो दोस्तों +6 हो रहा था, नहीं, अगर आप देखोगे, वेट वेट वेट, मैंने कुछ, हाँ यहाँ तक एक बार वापस करके देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, -6 हो रहा है, यहाँ पर देखोगे +2 हो रहा है, फिर -6 हो रहा है, यहाँ पर फिर -6 हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर +2 हो रहा है, मतलब -6 और +2 की सीरीज चल रही है, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला नंबर -6 आएगा, तो जैसे ही आप 608 में से 6 घटाओगे तो आंसर आएगा 602। ठीक है, इजी था। निम्न कोशिकाओं में से किस कोशिका को एक छोर पर पार्श्व तंतु कहते हैं, होता, एक छोर पर पार्श्व तंतु होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न और शानदार सवाल है भाई, क्वेश्चन बेहतरीन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु, न्यूरॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, सॉल्व करेंगे मुझसे पहले आप लोग, ठीक है। देखो आप वीडियो को पॉज करके सवालों को सॉल्व करो, अगर आपको नहीं आता है तब वीडियो को देखो दोस्तों, तब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। चलिए ये प्रश्न बनाइए, 5700 रुपए की राशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी उड़ाना चाहते हो तो आप इफेक्टिव वाला मेथड यूज कीजिए, एक झटके में क्वेश्चन आंसर आपके कदमों में। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए दोस्तों 10% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 21% होता है। कितना होता है, 10% की दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हम 21% लेंगे। अब बहुत सारे सोचेंगे कि यहाँ पे 10 गुना 2 तो 20 होता है। भाई अपन क्या सॉल्व कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, क्या सॉल्व कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये इफेक्टिव रेट आपको पता होनी चाहिए भाई। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज सॉल्व करते हैं तब हमें ये अच्छे से पढ़ाया जाता है इफेक्टिव वाला, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व करने के काफी तरीके होते हैं। हमने ये कंसेप्ट भी सीखा है कि मिश्र धन कैसे निकालते हैं। भाई मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज होता है, वही तो मिश्र धन बनता है। तो मूलधन आपको देखो, ब्याज आपने 21% निकाला, अगर आप 100% मूलधन ऐड कर दोगे तो ये 121% मिश्र धन हो जाएगा, वही तो हमसे पूछा 121% का मान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये कैसे जल्दी टिक कर दिया मैंने गुरु, मैंने थोड़ा सा एक ट्रिक लगाया दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने क्या इकाई अंक का प्रयोग किया। अब मुझे 57 का गुणा 121 में करना है, तो यहाँ पर इकाई अंक 7 है और यहाँ पर इकाई अंक 1 है, तो 7 में 1 गुणा होगा तो 7 आएगा, तो इकाई अंक 7 इसी वाले ऑप्शन में। ये मैंने खुद नहीं बनाया दोस्तों, एग्जाम से क्वेश्चन उठाया, आपके लेटेस्ट अभी जो पूछा है ना 2025 में, वहां से क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं दोस्तों तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ये सारी ट्रिक्स वगैरह सब मैं आपको 7 बजे वाली क्लास में सिखाता हूँ। ठीक है, किस युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी से हारने के बाद भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले शेरशाह सूरी का आपको मकबरा पूछ सकता है, तो आप मकबरा क्या टिक करोगे, तो मेरे भाई सासाराम बिहार, क्या टिक करोगे, सासा राम बिहार, क्या टिक करोगे, सासाराम बिहार। एक क्वेश्चन तो आपका ये टिक करोगे। ठीक है, इसी को हजरत ए आला कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसी को हजरत ए आला कहा जाता है, हजरत ए आला। ठीक है मेरे भाई, ये 2 क्वेश्चन यहां से कवर हुए। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा मेरे भाई कि शेरशाह, देखो शेरशाह सूरी के हुमायूं से 2 युद्ध हुए थे और चक्कर ये हुआ था कि दोनों युद्ध में दोस्तों हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा, और इन दोनों में से एक युद्ध तो एक ऐसा था जिसमें हुमायूं को भागना पड़ गया भाई, शेरशाह सूरी से अपनी जान बचाकर भागना पड़ गया था भाई। वो था कन्नौज का युद्ध, या फिर आप कह लो बिलग्राम का युद्ध, जो कि मेरे भाई 1540 में लड़ाई हुई थी। ठीक है, और आप सभी को पता है चौसा का युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह के बीच में ही हुआ था, जहां पर भी हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1540 वाले युद्ध में तो हार का सामना तो करना पड़ा, वहां से भागना भी पड़ा। ठीक है, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि घाघरा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था और खनवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। अगर आप इन दोनों के आंसर कर रहे हो तो मुझे इन दोनों से सबसे बेस्ट ये है, आप मुझे बाबर के चारों युद्ध मुझे कमेंट बॉक्स में बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा, तो पढ़ने का मजा ही कुछ और है। एक बार सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, बाबर के चारों युद्ध मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, ताकि हमें यह पता चले कितने स्टूडेंट्स सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, अपने एग्जाम को लेके बहुत अग्रसर हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपन यहां से देखें 5 से 7 +2
कर दो भाई +2, 7 से 9 +2 कर दो, 9 से 2 +2 कर लो, यानी अब आगे +2 करोगे 13, तो हमारा आंसर 13 वाला आएगा। यानी आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब हम क्या लॉजिक लगाएं, अगर अपन देखेंगे 14 से 13 1 माइनस, 13 से 12, 12 से 11, अब 11 में 1 माइनस करो 10, और 10 पे क्या आएगा, जे आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को उड़ा लेना है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न बताइए, शानदार है। मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन सामान्यतः कहाँ जाता है? सामान्यतः क्या, रुको, मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन सामान्यतः कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। कहा नहीं होगा, कहा जाता है, सही है। तो यहां पर आप लोग टिक क्या करोगे, डिंब वाहिनी, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन, भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, चीजें क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके रेस्पॉन्स तो कर दो भाई। यदि दो संख्याओं का अनुपात 8 और 7 है, उनका महत्तम समापवर्तक 30 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करिए। शानदार सा क्वेश्चन है भाई। तो आंसर आएगा एलसीएम 856, 56 गुणा 3 30 करना है, यानी कि 50 + 6 5 या 15 6 या 18 1500 1600 कुछ समथिंग ऐसे ही आएगा। देखो मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन, देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए आपको 7 बजे वाली क्लास में, तो आप वो जरूर देखिएगा। ये दो संख्याएं हैं, मान ली ये दो संख्या, मैंने आपको कहा इनका एलसीएफ ज्ञात करके बताइए। आपको गुरु इनका जो एचसीएफ होगा वो होगा इनका कॉमन, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 1x कॉमन आ रहा है, तो अपना एचसीएफ 1x आया, लेकिन क्वेश्चन क्या है 30 है। कितने गुना है, कितने गुना है गुरु, 30 गुना। आपसे क्या पूछा है, इनका एलसीएम, और एलसीएम कितना है इनका, एलसीएम 56x है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 30 का 56 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 के 8 और 5 के 15 16, 1680 के समथिंग आएगा आंसर, 1680 के समथिंग, तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार है, स्किप मत करना, नहीं तो एग्जाम में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। वो कह रहा है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक करता है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम इनके दोस्तों केमिकल नेम की बात करेंगे। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। याद कर लेना, एग्जाम में पूछेगा, फिर मत बोलना, ठीक है, फिर मत पछताना। और एस्कॉर्बिक एसिड आपको इसका टिक करना है, विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड आपको विटामिन सी का टिक कर लेना है। और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का टिक करना है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल आपको यहाँ पे विटामिन डी का टिक कर लेना है। ठीक है, अब एग्जाम में ये भी पूछता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी, जिसको आप नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं इंग्लिश में, रतौंधी बीमारी होती है भाई। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी, जो होते हैं ना दोस्तों मसूड़ों में ब्लडिंग वगैरह आ जाना, वो सब। ठीक है मेरा, स्कर्वी रोग। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स बीमारी होती है भाई, रिकेट्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट बेसिक फैक्ट बताए जो आपको याद कर लेने हैं। फिलहाल प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? भाई संपादन तो उसी ने किया था जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी जी, मैं बात कर रहा हूं 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट की मेरे भाई। ठीक है, और भारत की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय महिला कौन थी? तो आप कहोगे 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था उसमें जिसने अध्यक्षता की थी वही थी। किसने अध्यक्षता की थी? आप कहोगे सरोजनी नायडू। अमरावती, भवानी और हेमावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? मेरे भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तीनों नदियों की, तो ये तीनों की तीनों नदियां हैं किसकी सहायक? कावेरी की। और कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। गोदावरी का उद्गम नासिक में, महाराष्ट्र में दोस्तों, ट्रैकमिश्र पहाड़ियों से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। वही बात करूं नर्मदा और तापी, ध्यान से सुनना, नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? शानदार प्रश्न है भाई। तो इनके बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। चलिए एक बार मुझे कमेंट करके ये बताइए कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? मेरे भाई प्रश्न बहुत शानदार है। क्वेश्चन क्या है, तालीकोटा का युद्ध के बाद किस साम्राज्य का पतन हो गया? भाई तालीकोटा युद्ध हुआ कब था? 1565 में हुआ था। और किस साम्राज्य का अंत हुआ, किस साम्राज्य का दोस्तों पतन हुआ था? वो विजयनगर साम्राज्य था। गुरु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने 1336 के समथिंग की थी मेरे भाई। ठीक है, और किसके शासनकाल के समय की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मेरे भाई। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना गुरुजी हसन गंगू ने करी थी 1347 के समथिंग। ठीक है, किसके समय की थी?
गुरु मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये वही मोहम्मद बिन तुगलक है जिसके शासनकाल में इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था। और इब्न बतूता की एक किताब थी मेरे भाई, किताब उल रहला, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दोस्तों दीवान कोही विभाग चलाया। वहीं मैं बात करूं, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सांकेतिक मुद्रा प्रणाली चलाई। इतने फैक्ट बता दिए, एक तो आएगा। चलिए, निम्न में से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, बताइए इसका आंसर। तो जवाब के रूप में आएगा गुरु सोडियम। क्या आएगा? सोडियम आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन कह रहा है 10, 80, 30 के चतुर्थानुपाती और 7, 19 और 28 के चतुर्थानुपाती का अनुपात कितना होगा? मेरे भाई क्वेश्चन चतुर्थानुपाती का पूछ रहा है, तो ये अपना ए है, ये अपना बी है और ये अपना सी है। चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? बी गुणा सी होता है और नीचे अपॉन में ए होता है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट लगाना है, यानी कि 80 गुणा मुझे यहाँ पर 30 करना है और नीचे भाग में क्या करना है? 10 से। फिर उसी तरह से हमें यहाँ पर भी यही करना है, यहाँ पर अनुपात निकालना है ना, यहाँ पर भी यही करना है। हमें 19 गुणा 28 करना है, 19 गुणा 28 करना है और 7 से निकालना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से ये एक जीरो हटा दो, हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 7 की टेबल से ये 4 बार हटा दो, हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कट रहा है क्या? 4 की टेबल से गुरु ये 2 बार हटा दो, हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पता है कि 15 दूनी 30 होता है, ओके रिपोर्ट है, आपको भी पता है। 30 अनुपात 19 आ चुका है, किस ऑप्शन में गुरु? ऑप्शन सी में। तो बड़ा ही आसान तरीके से आपने सवाल को बना लिया। एक बार ये सवाल और बना लो। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? शानदार सा क्वेश्चन है भाई। तो चलिए बनाते हैं। इकाई अंक देखिए, दो दो के सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक काम करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर देखोगे 22 से 21 गुरु -1, 21 से 20 गुरु -1, 20 से 19 गुरु -1। तो 19 से 1 माइनस करो, कितना आएगा? 19 में 1 कटोगे 18, और 18 पे आर आता है, जब आर आएगा लास्ट में तो ये दो ऑप्शन तो चले गए अपने घर पर। 18 से 17 -1, 17 से 16 -1, 16 से 15 -1 और 15 -1 14, और 14 पे क्या आता है? एन आता है, जो ऑप्शन नंबर सी में। बताइए कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को करने में? चलिए ये बनाइए। शानदार क्वेश्चन है भाई। एक स्कूल में 9632 विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थी की बात कितनी हुई है? 9632। ओके रिपोर्ट है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है तथा स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ये दे रखा है, रेशियो में अनुपात दे रखा है। तो उसने कहा है स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। आप 17 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं मेरे भाई, आप अगर चाहें तो 17 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, टोटल विद्यार्थी देखो, अगर हम बात करें, यहाँ पर है बॉयज और यहाँ पर है गर्ल्स। तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है 17:11 दे रखा है। ये रेशियो, अगर मैं इस रेशियो को का योग कर लूँ, टोटल पता चल जाएगा मुझे रेशियो में कितना है। तो देखो कितना आ रहा है यहाँ पर रेशियो, 28 रेशियो आ रहा है। कितना आ रहा है? 28 रेशियो टोटल विद्यार्थी हैं। लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और ही कह रहा है, वो कह रहा है 9632 है, 9632 है। अब वो कह रहा आप मुझे लड़कों की संख्या का अनुपात बताइए, कितना लड़कों की संख्या कितनी, यानी 17 का मल्टीपल पूछ रहा है, तो 17 का आपको मान निकाल लेना है। तो यहाँ पर ये देखोगे ये इसका कितना गुना दिख रहा है। तो हम 7 की टेबल से काट ले या 14 की टेबल से काट लो, जो आपको ईजी लगे। भले आप 7 की टेबल से काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 की टेबल से 4 बार जाएगा, 7 की टेबल से काटो, 7 एकम 7, 2, 7 तिया 21, 21 और यहाँ पर है 24 यानी 3, 7 चौके 28, 4 7 छंग 42, ठीक है। ये क्या और 4 की टेबल से कट जाएगा? नहीं, 4 की टेबल से नहीं कट रहा है, यानी कुछ मिस्टेक हुई है। एक बार वापिस अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कहीं मिस्टेक करिए अपन, वापिस चेक करते हैं। 4 बार 7 की टेबल से काटो, 7 एकम 7, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 2 बचेगा 26 होगा, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 5 बचेगा 53 होगा, 7 7 49, 49 और 53, यानी कि 3 4 7 छंग 42, 1376 बार जाएगा, ठीक है। अब आप इसको वापस 4 की टेबल से काट लो, इजी कट जाएगा। कितनी बार जा रहा है? 4 की टेबल से काटो, 4 तिया 12, 1 बचेगा 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो ये इसका कितना गुना है मेरे भाई? 344 गुना। तो 17 का भी आपको 344 गुना कर लेना है। 17 चौके 68, यानी इकाई अंक 8 आएगा, 2 कैंसिल, ठीक है। 17 चौके 68, यानी कि इकाई अंक 8 आएगा, ठीक है। और कितने? 6 करेंगे, 17 चौके 68, 68 में 6 जोड़ो 74 का 4, यानी 48 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो इजी था सवाल, कोई दिक्कत तो बात नहीं है। थोड़ी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए भाई, इतनी तो, ठीक है। ये सवाल बनाइए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, मजा आ जाएगा इसको करने में। पेशेंस बनाए रखना, इसीलिए मैंने लास्ट में रखा है। वर्तमान से 4 साल पहले, 4 साल पूर्व, ठीक है, 4 साल पहले अमित, भरत और चित्रा की आयु का औसत आयु दे रखी है मेरी औसत। तो योग निकाल दो, योग क्या होता है? औसत गुणा संख्या, ठीक है। यहाँ पर अमित प्लस यहाँ पर भरत प्लस यहाँ पर चित्रा। ध्यान से सुनना, 36 वर्ष है, अगर आप 36 का 3 गुना करोगे तो औसत आ जाएगा।
योग आ जाएगा। 36 का 3 गुना करोगे तो 108 होगा। अब ध्यान से सुनना, 108 तो आपने कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज कह रहा है, वो देखो, वो कह रहा है 4 साल पहले। तो अगर इसको वर्तमान बनाना है, अगर इसको वर्तमान बनाना है तो 4 साल तीनों में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? 4 साल अमित के भी होंगे, 4 साल भरत के भी होंगे, 4 साल चित्रा के होंगे, तो टोटल कितना होगा? 12। तो 108 और 12 कितने हो गए? 120। अब हुआ इनका योग टोटल 120। ये आ गए भाई वर्तमान में। फिर से आगे पिक्चर देखते हैं, आगे पिक्चर क्या, आगे का क्या कह रहा है? वो कह रहा है वर्तमान से 6 साल पहले। अब वापिस इसको वर्तमान बनाना है तो जिनके भी बोलेगा उसमें 6 जोड़ना है। तो पहले अमित और भट्ट की औसत आयु, देखो औसत आयु यहां पर भी है, तो औसत आयु दे रखी है, तो 30 गुणा 2 कितना होगा गुरु? 60 हो जाएगा। तो आपको गुरु यहाँ पर 60 आ गया। लेकिन हमारा अभी पूरी बात यहां से नहीं हुई, उसने 2 जनों की बात करी है, वो भी 6 साल पहले। तो वर्तमान बनाने के लिए 6 साल अमित में भी जुड़ेंगे और 6 साल भरत में भी जुड़ेंगे, तो 12 इसमें वापिस जोड़ लो। ये हो गया योग 72। अब आप बेझिझक होकर कह सकते हो कि अमित और भरत की जो औसत आयु का योग आया वो कितना आया? टोटल 72। अगर आप लोग दोस्तों, अगर आप लोग अमित और भट्ट की आयु इसमें से तीनों में से घटा लेते हो तो चित्रा की आयु पता चल जाएगी। तो 120 में से 72 गए, कितना बचेगा? चित्रा की आयु 48 बचेगी। लेकिन हमें यही तो पूछा चित्रा की आयु कितनी, लेकिन उसने एक टर्निंग पॉइंट दिया, वो पूछ रहा आपसे कि 3 साल पहले की बतानी चित्रा की आयु। ये तो वर्तमान निकली है, तो 3 साल गुरु इसमें घटा लो, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए कितना शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया इसको करने में। ठीक है, ये बनाइए। एक किसी कार का 2/3 को 12 दिन में, ठीक है, एक किसी कार के 2/3 को कितने दिन में? 12 दिन में। ये ए का निकला, ये इसका कितना गुना? 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना कर लो। तो ए का काम पता चल गया, ए किसी काम को 18 दिन में ओके रिपोर्ट है। वहीं बी उसी काम का 1/4 भाग 3 दिन में, तो ये इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर लो, 12 काम आ जाएगा बी का। अब वही अपन करते आ रहे हैं, वो कह रहा है कि एक साथ मिलकर उस कार्य को करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो योग तो कैसे करते हो दोस्तों? गुणा बट्टे योग, गुणा बट्टे योग कर लो। क्या कर लो? गुणा बट्टे योग। तो 18 गुणा 12, ठीक है, इन दोनों का जोड़ कितना? 30, 40 हो जाएगा। ठीक है, 4 की टेबल से मेरे भाई 10 बार और 4 की टेबल से 3 बार 36। गुणा बट्टे अंतर होगा या योग करना है? मैंने गलत कर दिया कहीं? 1 मिनट, गुणा बट्टे अंतर होगा भाई, अंतर लग रहा है मुझे। रुको एक बार अपन वैसे कर लेते, रुको। तो 18 दूनी 36, तो एक की क्षमता कितनी आएगी? 2 आएगी। 18 दूनी 36 और 12 36, दोनों की क्षमता कितनी? 5। टोटल काम 36 है। 36 और 5 की क्षमता से, तो 5 सत्ते 35, तो ये आ गया 7 सही 1/5, 7 सही 1/5, सी ऑप्शन। ये बनाइए सवाल, शानदार है। क्लास का अंतिम प्रश्न है फिलहाल ये, ठीक है, ये बना दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है महिलाओं कर्मचारियों के लिए साइन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इंडियन रेलवे ने, ऑप्शन नंबर सी। फिलहाल आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। बताइए सेशन कैसा रहा? मेरे भाई चीजें पसंद आ गई हैं तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो। आप सभी ने अभी तक लाइक नहीं किया, मैंने लास्ट में बोला है दोस्तों, लाइक और शेयर कर लो सभी स्टूडेंट्स। और रिक्वेस्ट आप सभी से एक बार फिर से है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इससे पहले गणित की क्लास जरूर देख लेना जो 7 बजे अपलोड करी। मिलेंगे एक और क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।